हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 21 है। इसके पहले एक चैप्टर से लेकर 20 चैप्टर तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। यदि वीडियो अब नहीं देखे तो प्लेलिस्ट वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था? तो कौन सा अधिनियम था? ये था 1878। ये कौन सा अधिनियम था? 1878 अधिनियम था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसने भारतीयों को बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना और इसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे 1857 के विद्रोह की तरह फिर से कोई विद्रोह हो। उसके बाद देखते हैं 200 क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना में आयोजित की गई थी, तब कब से की गई थी? 1881 से। नियमित जनगणना कब से शुरू की गई थी? 1881 से शुरू की गई थी। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, जबकि जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में संपन्न हुआ, जिसके जनगणना आयुक्त आर्य गोपाला स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की, जिसे व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है? जिसे व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो किसने लागू किया था? तो आपको यही बताना है। तो किसने किया था? इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसका क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। आते ही उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इस नीति के तहत उसने क्रमशः सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर विलय कर लिया। इसी नीति के तहत अंततः उसने अवध के राज्य को भी नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। ये भी लाइन ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन का संबंध बंग भंग आंदोलन 1905। लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध माउंटबेटन योजना, भारत पाकिस्तान बंटवारा तथा वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इनका क्या नाम था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आइए इनके बारे में देख लेते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल है 1773 से 85 तक। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। देखिए, ये लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे। लागू कौन किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1821 लाए थे। इनका कार्यकाल यहाँ पर लिखा है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1833 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। 204 में है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। किस वर्ष कानून पारित किया था? ये 1829 में। कब किया था? ये 1829 में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। इसके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित करने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष किया गया था? ये था 1909। क्या है? 1909 है। इसके बारे में देख लेते हैं।
भारत सचिव जॉन मार्ले योम वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के आकार उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम है चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी। इनका क्या नाम है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। अगला क्वेश्चन, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी उपनिवेश अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ने की थी, जिसमें जमींदारों का भू राजस्व 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? नागरिक सेवा को जनक। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इनका क्या नाम है आपको बताना था। इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका क्या नाम है? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बारे में बस इतना ही है आपको। यहाँ देख लिए, लॉर्ड माउंटबेटन, लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन, इतना बड़ा इनका नाम है। स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 208 के बाद देखते हैं 209 क्वेश्चन। देखिए, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो कहाँ तक छोड़ के गए थे? इलाहाबाद। देखिए, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के पश्चात जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीजन को छोड़कर इलाहाबाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसके बारे में देख लीजिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं: वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट की समाप्ति, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में, एल्बर्ट विल विवाद 1883 में, अकाल संहिता की स्थापना 1883 में। इसमें सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी को विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था? जो लॉर्ड डलहौजी था, इसकी विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कौन हुआ था? सतारा। महाराष्ट्र का क्या हुआ था? सतारा। इसके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी ने विलय नीति या व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत की, जिसके तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया। इस नीति के विलय किए गए राज्य देखिए, सबसे पहले सतारा था, उसके बाद जैतपुर था, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि थे। सन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि कुशासन का आरोप लगा के लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया था? तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो अवध को कब्जे में कब लिया था आपको बताना है। तो कब लिया था? ये 1856 में। ये कब लिया था? 1856 में। देखिए, 1857 का विद्रोह जब हुआ था उसके एक साल पहले लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य शामिल किया। इसके लिए उसने 3 कमेटी गठित की, जिसके अध्यक्ष जेम्स आउटरम ने की और कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में शामिल किया। सिविल सेवा के
किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? आपको बताना है किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इनका क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 213 के बाद देखते हैं 214 नंबर। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल 1786 से 1793 सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इस सेवा में 1853 ईस्वी से प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने लगी। प्रारंभ में यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 से भारत में होने लगी। ये भी ध्यान रखिएगा। 1863 में प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है हम लोग देखेंगे समाचार पत्र और पुस्तक के बारे में। तो इसमें पहला है लंदन से इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? इनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका क्या नाम था? श्यामजी कृष्ण वर्मा था। यहाँ से आप इनके बारे में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवा के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आपको इसका क्या आंसर होगा यही बताना है। तो इनका नाम था GD कुमार। क्या नाम था? GD कुमार। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। GD कुमार ने इंडियन हाउस लंदन की तर्ज पर वैंकूवर कनाडा में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की तथा गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक पत्र प्रकाशित किया, जो सामाजिक सुधारों के साथ साथ सैनिकों से विद्रोह की भी मांग करता था। तारकनाथ दास भी इस संस्था से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? आपको इतना पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इसको याद करने के देखिए, केसरी जो टीका लगाया जाता है इसको भी क्या बोलते हैं? केसरी। यहाँ तिलक को भी क्या बोलते हैं? केसरी। ठीक है, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केसरी मराठा भाषा का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रथम अंक सन 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनका क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी है। 217 के बाद देखते हैं 218। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक प्रसिद्ध पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सामाजिक नेता थे। इन्होंने भारत को वायुवृत्त पुरुष कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। वायुवृत्त पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक विकास एवं धन निष्कासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218। 218 में पूछा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने की थी। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ पुस्तक है और उसके लेखक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा हिंद स्वराज यंग इंडिया हरिजन पत्र लिखा गया था। स्वराज जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन स्ट्रगल और दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइड। जितने भी क्वेश्चन है किताब से संबंधित या बुक से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। अभी इसके बारे में आप ऊपर पढ़े हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा 1909 में रचित एक पुस्तक है। इसकी मूल रचना गुजराती में, कई बार कभी घुमा पूछ लेता है। इसकी जो रचना है किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है, जिसे गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय किल्डोनन कैसल नामक पानी के जहाज में लिखा था। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मोहम्मद इकबाल। इसके रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। अगला क्वेश्चन है
इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद जो इकबाल हैं ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि के लेखक हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिया महात्मा गांधी। केसरी और गीता रहस्य ध्यान रखिएगा, केसरी और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस हैं। 221 के बाद देखते हैं 222 में दिया है निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन है? स्वतंत्र जो समाचार पत्र या पत्रिका था उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। क्या थे? मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 222 के बाद अब देखते हैं 223 में देखिए स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजों की दमन के कारण 2 वर्ष के बाद इसे बंद करना पड़ा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा ये किसने की थी। इनका नाम था सर मोहम्मद इकबाल। इनका नाम था सर मोहम्मद इकबाल। अगला है कि ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। धातव्य की बंगाली नामक पत्रिका का संपादन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया जाता था। अगला, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? वंदे मातरम जो पत्रिका आती थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? इनका नाम था अरविंद घोष। इनका क्या नाम था? अरविंद घोष था। 225 के बाद देखते हैं 226। भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह पहली बार 6 अगस्त 1906 में प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी। अगला है किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? जस्टिस रनाडे। किसने किया था? जस्टिस रनाडे ने किया था। देखिए इसके बारे में दिया, न्यायमूर्ति रनाडे ने 1862 में पत्रिका इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। न्यायमूर्ति रनाडे एक ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कथन, नारा एवं उपाधियां कि किसने कौन नारा दिया था, कौन सी उपाधियां उनको दी गई थी। अब देखिए इसमें है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए तब किया था जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। 227 के बाद देखते हैं 228। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बताए थे राष्ट्रपिता में ये वाला स लगा है और सुभाष चंद्र में भी ये मूर्धन्य स वाला लगा है, तो कौन सा हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले कौन संबोधित किया था? इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्होंने जुलाई 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रेषित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था, जबकि 12 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। अब महात्मा जी को गांधी कौन कहा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आइए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में मिस्टेक था। देखिए कि इंकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कवि मोहम्मद इकबाल ने किया था। कवि मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में किया था और बम फेंकते समय सर्वप्रथम नारे के रूप में इस शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह। अब देखिए न ऑप्शन में भगत सिंह है और न मोहम्मद इकबाल है, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत मान लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश बंधु
किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि देशबंधु किसे कहा जाता है। तो देशबंधु किसे कहा जाता है? ये चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। इन्हीं को CR दास भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? इनका नाम है सरोजिनी नायडू। इनका क्या नाम है? सरोजिनी नायडू है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, लौह महिला इंदिरा गांधी और भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल PT उषा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है? इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। इनका क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। अब देखिए, कुछ नारे यहाँ पर भी हैं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू, दुश्मन की गोलियां हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। 233 के बाद देखते हैं 234। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और इनको महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? लोकमान्य, लोकमान्य किनको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक 30 जुलाई 1856, 1 अगस्त 1920 केशव गंगाधर तिलक के रूप में पैदा हुए। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकार, शिक्षक, समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य के मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तिलक ने मराठा एवं केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला था। जरूर याद रखिएगा, मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। इनके ऊपर 2 बार राजद्रोह का मुकदमा चला। तिलक स्वराज आत्मशासन के पहले सबसे मजबूत समर्थकों में से एक थे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? ठीक है, तो क्या उपाधि दी थी आपको तो पता ही होगा। इनको क्या कहा जाता है? और देखिए, इनको गुरुदेव कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। और गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने ही दी थी। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। भारत के साथ साथ प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। गांधी जी ने इन्हें महान प्रहरी कहा था। 236 के बाद देखते हैं 237। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन स्थापत्य। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है मेरठ में। कहाँ पे है? ये मेरठ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये मेरठ में स्थित है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता तथा बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो कौन था ये? एडविन लुटियंस। इनका नाम था एडविन लुटियंस था। तो 238 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं 239। पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन वहाँ व्यापक अराजकता के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में स्थानांतरित कर दी गई। राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था, जिसके लिए अंग्रेज डिजाइनर सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया था। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? इसका नाम था आसफ उद्दौला।
क्या नाम था? आसफ उद्दौला था। बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में अवध के चौथे नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा बनाया गया था। यह 1784 ईस्वी में हुए एक बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनाया गया लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा इस जगह के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। 239 के बाद देखते हैं 240। अब हम पढ़ेंगे इतिहास विविध। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बर्मा जो भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ शुरू हुई थी? ठीक है, किसके साथ हुई थी? तो ये था फ्रांसीसी क्रांति। क्या था ये? फ्रांसीसी क्रांति था। अब देखिए इसमें राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ विश्व में राजनैतिक और संवैधानिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं और बंधुत्व। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका ने एक मस्तूल निकलता था जिसे कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? आपको बताना। जिसे क्या कहा जाता था? यष्टि कहा जाता। जिसे क्या कहा जाता है? यष्टि कहा जाता था। तो देखिए कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास में स्तूप की उत्पत्ति पृथ्वी के एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसे बाद में अंडा कहा गया। अंडा के ऊपर छज्जा जैसी संरचना हर्मिका थी जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से उत्पन्न एक मस्तूल था जिसे यष्टि कहा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है मिलाने वाला, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मिलान करें। आपको बताना है कि इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल, इसके संस्थापक कौन है? ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर गदर पार्टी तो अब जान ही रहे होंगे, इसके क्या होते हैं? लाला हरदयाल। क्या थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और ये मित्र मेला जो अभिनव भारत थे, इसके संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर थे। और होम रूल ये एनी बेसेंट थे। और इंडियन नेशनल आर्मी ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो ए का दूसरा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ए का दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो गदर पार्टी के बारे में भी पढ़े, मित्र मेला के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, होम रूल लीग के बारे में, ये सब प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ इसके बारे में लिखा है, यहाँ इसके साल लेके आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? बताना कि सबसे पहले इसमें कौन आया था, फिर बाद में कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें सबसे पहले फायान आया था। ठीक है, कौन आया था? फायान। उसके बाद ह्यून-सांग आया था, फिर टामसरो आया था। ठीक है, फिर कौन आया था? टामसरो आया था। तो देखिए सबसे पहले कौन हो जाएगा? फायान, यानी सबसे पहले दूसरा ऑप्शन। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए फायान सबसे पहले आया था, इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है, ह्यून-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल के में आया था। टामसरो जहांगीर के समय में आया था। इनका सन भी दिया गया है। बस ये किसके शासनकाल में आए थे ये ध्यान रखिएगा। सन नहीं याद रहेगा तभी आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके पहले पढ़ चुके हैं। 245 के बाद देखते हैं 246। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? बताना जो दिया गया है इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ था
678 में शक संवत की शुरुआत हुई थी और AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन आप सब पढ़ चुके हैं। लेकिन जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी ये 1709 में नहीं हुई थी। यही क्वेश्चन क्या है, गलत है। ये 1707 में हुई थी। 1709 में ना होकर कितनी हुई थी, 1707 में हुई थी। और बाकी सब सही, इसके बारे में भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, यहाँ पर 1709 दिया है। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। और यहाँ पर देख लीजिए 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के मध्य हुआ था। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना विस्थापन के दिन इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। आपको बताना इसमें कौन सही है। देखिए तो इसमें सबसे पहले देखिए इल्तुतमिश हो जाएगा। इसमें क्या है, इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हो जाए। देखिए ये गुलाम वंश से है। गुलाम वंश में क्या है, इल्तुतमिश है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। तो इसमें देखिए हो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो पहले चौथा आएगा। पहले देखिए चौथा आएगा तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और चौथे के बाद फिर तीसरा आएगा। तो चौथा और तीसरा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएंगे कि शेर शाह सूरी। ठीक है। उसके बाद फिर अकबर। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इनके बारे में भी दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए कि इल्तुतमिश ममलूक वंश या गुलाम वंश के नाम से जानत। इनका शासनकाल है 1211 से 1236 में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश है 1296 से 1316। अगला शेर शाह सूरी सूरवंश 1540 से 1545। अकबर है मुगल वंश, ये 1556 से 1605 का। सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, खारी बावली नई दिल्ली में। खारी बावली नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। ठीक है। 17वीं शताब्दी से प्रचलित खारी बावली पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद के निकट स्थित है। खारी बावली का उद्घाटन शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। यहाँ पर स्थानीय और विदेशी दोनों प्रकार के मसाले मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें सही क्रम क्या है। तो देखिए जो इसमें दिया है सही क्रम में थोड़ा सा गलत है। ठीक है। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आइए देखते हैं। 249 का जो है कि जो इलबर्ट बिल आया था ये 2 फरवरी 1883 को लागू किया गया। इस बिल में सर पीसी इलबर्ट ने जाति भेद को दूर करते हुए यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां प्रदान की, जिसके कारण अंग्रेज इसके विरुद्ध हो गए। इसे ही इलबर्ट बिल विवाद कहते हैं। यह बिल रिपन के काल में आया, जिस पर विवाद के कारण 1884 ईस्वी में रिपन ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। मार्लो मिंटो सुधार 1909 को पारित हुआ और 1892 ईस्वी के अधिनियम के दोषों को दूर करते हुए मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव मंडल की शुरुआत की थी। अब मार्च 1919 में रूल एक्ट लागू हुआ। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील का कानून भी कहा जाता है। और अगला है गांधी इरविन समझौता। ये 5 मार्च 1931 को गांधी जी की और लॉर्ड इरविन की दिल्ली के बीच दिल्ली में हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले चौथा फिर तीसरा, पहला फिर दूसरा होगा, जो किसी भी विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका आंसर गलत मान लिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी, इनका नाम था जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है। इनका क्या नाम है, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। इनके बारे में देख लीजिए। 16 अगस्त 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड एक ब्रिटिश राजनेता थे जिन्होंने वर्ष 1929 से
1931 और 1931 से 1935 तक यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो क्या नाम था, लाल कुर्ती। इनका क्या नाम था, लाल कुर्ती था। 251 के बाद देखते हैं 252। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 में पेशावर तत्कालीन ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, इनके ध्यान रखिएगा, इनका उपनाम है सरहदी गांधी या सीमांत गांधी। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को। वाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार या ईश्वर के सेवक की स्थापना की और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। आपको बताना इसमें सही ढंग से मेल नहीं खाता। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, ये क्या है, सही है। महात्मा गांधी ने नील के किसानों की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1977 में, ये भी सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की थी, यही क्या है, गलत है, ये मेल नहीं खाता। ये 1914 में नहीं, ये 1916 में शुरू किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने INS के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में, ये भी सही है। देखिए जो अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, वहाँ 1914 दिया था, इसलिए क्वेश्चन के इसका आंसर वहीं गलत था, ऑप्शन वहीं गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो किस संगठन की स्थापना की थी, भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भी हो जाएगा। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, गुजराती एवं हिंदी के विख्यात साहित्यकार तथा शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना 7 नवंबर 1938 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से मुंबई में की। यह एक शैक्षिक न्यास ट्रस्ट था। अगला क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता। तो बाबा साहेब किसको कहा जाता था, अंबेडकर जी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, अंबेडकर जी को कहा जाता था। 254 के बाद देखते हैं 255। दोस्तों यदि आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, जो एक लोकप्रिय विद्वेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों को सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी। आंग्ल साम्राज्य में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी। तो कब तक नहीं मानी जाती थी, ये 10वीं शताब्दी तक। कब तक नहीं मानी जाती थी, 10वीं शताब्दी तक ये नहीं मानी जाती थी। आंग्ल समाज में हत्या को 1000 AD के पहले अर्थात 10वीं शताब्दी के तक अपराध नहीं माना जाता था। अगला है पंचशील का नारा किससे संबंधित है। तो पंचशील का नारा किससे संबंधित है, किससे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। किससे संबंधित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। पंचशील का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। धातव्य है कि नेहरू जी के विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। नागार्जुन कौन थे। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन कौन थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन भारतीय बौद्ध शिक्षा दार्शनिक एवं माध्यमिक मत के संस्थापक थे, जिनकी शून्यता की अवधारणा के स्पष्टीकरण एवं उच्च कोटि की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। इनकी 2 प्रमुख रचना माध्यमिक कारिका तथा विग्रह व्यवर्तनी शून्यता सप्तति है।
27 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ की थी? 1917 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ की थी? तो किसने आरंभ की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किसने शुरू किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। महाड़ सत्याग्रह का आरंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 20 मार्च 1927 में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से अंबेडकर वहां पर दलितों के सार्वजनिक तालाबों कुओं से पानी पीने और उसके माध्यम से पानी के उपयोग का अधिकार दिलाना चाहते थे। यह अंबेडकर जी का पहला आंदोलन था। रामचरितमानस का कौन सा अध्याय सबसे छोटा है? आपको बताना है कि कौन सा अध्याय सबसे छोटा है। तो किष्किंधा कांड जो है ये सबसे छोटा है। आपको कमेंट करके बताने के कौन सा कांड जो है सबसे बड़ा है। ये प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। 259 के बाद देखते हैं 260। देखिए बालकांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महाभारत में बड़े कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक लड़ी गई थी। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ युद्ध के बारे में। हम मैच द फॉलोइंग दिया है, आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। पहला क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? बी का तीसरा हो जाएगा। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। अत्ताली कोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इनके बारे में डिटेल लिखा है। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है सब ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। अगला आपको बताना है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है। आपको बताना, देखिए इसमें हिंदू किससे हो जाएंगे? हिंदू तो आप लोग जानते हैं हिंदू किससे संबंधित होंगे? सनातनी और आर्य समाजी थे, ठीक है। सनातनी और आर्य समाजी थे। तो कौन हो जाएगा? सनातनी और आर्य समाजी। मुसलमान में शिया और सुन्नी पाए जाते हैं। और सिख में क्या पाए जाते हैं? सिख में आपको क्या पाए जाते हैं बताना। सिख में क्या पाए जाते हैं भाई? निरंकारी और नामधारी पाए जाते हैं। और ईसाई को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ए का 4 वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कूट इसका दिया होगा, देखिए इसमें ए का 4 देखिए पहले ही ऑप्शन में है और कहीं पे नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके बारे में दिया, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कि हिंदू सनातनी और आर्य समाजी होती हैं। मुसलमान में शिया और सुन्नी होते हैं। सिख में निरंकारी और नामधारी होते हैं। ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता है जो 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान हुआ था। ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया जो उज्बेकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो कौन 3 भाई और थे? इनका नाम था दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहला हो जाएगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से ख़त्म हो गया। यहाँ पर विश्व इतिहास से कुछ क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। इसके पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके हमको सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए विश्व इतिहास के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो किस वर्ष प्रवेश किया था? ये 1941 में। कब किया था? 1941 में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 ईस्वी तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था जिसमें जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 को भाग लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को भाग लिया। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? ये लंदन में स्थित है। किस में स्थित है? ये लंदन में स्थित है। अगला देखते हैं, पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द का विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो किस देश के साथ जोड़कर देखता है? जर्मनी के साथ जोड़कर देखता है। ठीक है, देखिए, होलोकास्ट समझे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था। वर्ष 1939 में जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए होलोकास्ट शुरू किया था। अब अगला है वो क्वेश्चन नंबर 4, वर्साय का महान निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो किसके पास स्थित है आपको बताना है। देखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ आप पढ़ लीजिए कि स्क्रीनशॉट लेके। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो किसका कथन है? प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है। इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अब है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था? तो कब समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों? कब समाप्त हो गया था? 18 में, 11 नवंबर 1918 में। 14 में शुरू हुआ था, 18 में ख़त्म हो गया था। यहाँ देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ये युद्ध मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की मदद लड़ा गया था। यहाँ से दोस्तों इतिहास पूरे खत्म हो गए हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।